अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। बच्चे, आज हम लेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 का जो है सेकंड लास्ट टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, इससे पहले आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। आज हम लेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल को बेसिकली अगर आप डिफ़ाइन करो तो आप कह सकते हो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस present in pure water, that is the basis of pH scale। pH scale के लिए जो है आपको पता होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि जितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंट है किसी भी प्योर वाटर के अंदर, दैट इज़ द बेस ऑफ दी pH स्केल। ठीक है जी, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे हाइड्रोजन आयंस के बारे में कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो क्या किस तरह कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है, दैट इज़ ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब बेटा है कि वाटर जो है वो एक प्योर वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी के अंदर वो डिसोसिएट नहीं हो जाता कम्प्लीटली, वो लिटिल बिट आयनाइज होता है। जैसे अगर मैं ये वाटर का फॉर्मूला लिख रही हूँ तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और एक ही जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन, कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से क्या करता है कि लिटिल बिट आयनाइज होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। कि मतलब अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर ये डिसोसिएट हो रहा है, फिर बन रहा है, फिर डिसोसिएट हो रहा है, फिर बन रहा है। ठीक है, अगर अब मैं इसकी केसी निकालूँ, इसकी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूँ तो क्या होगा जी, हमारे पास प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे। रिएक्टेंट्स में हमारे पास वाटर है, इसमें कोई नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं किए, इट्स मीन कि सब जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, वाटर है, आयंस हैं, इनकी 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस बाय दी 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर इस वाटर को मैं उठा के यहाँ ले जाऊँ, ठीक हो गया, और ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये जो है बेटा इसको आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है वाटर का। ठीक है, ओवरऑल तो हमारे पास ये इस टर्म के इक्वल आ जाता है। तो ये बेसिकली अभी तक उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास पीएच स्केल के लिए जो बेस सिलेक्ट की जाती है या कह लो बेस बनती है, वो है जी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन अ प्योर वाटर। देन हम बात करेंगे ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन क्या है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने अंदर से जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है या वाटर में हल किए जाते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी ये जो है वो डिसोसिएट कंप्लीट नहीं होता, ये क्या करता है थोड़ा बहुत आयनाइज होता है, जिसकी वजह से इसको ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन। फिर हमने इसकी जो है इक्वेशन लिख ली, वहाँ से इसका हमने केसी निकाली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, रिएक्टेंट्स के नीचे जाएंगे। अगर मोल्स यहाँ कहीं लिखे होते 2 मोल्स या 1 या 3 मोल्स, तो वो फिर हम इनकी पावर्स में लिख लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको हमने उठा के ले गए, केसी के साथ ले गए, तो इनके प्रोडक्ट को कहा जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि इनकी वैल्यू किसके इक्वल है। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है उन्होंने बताई हुई है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनकी जो वैल्यू है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो है जी 10⁻⁻14 के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी जो कंसंट्रेशन बन रही है वो हमारे पास बन रही है जी 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, अभी मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है वाटर का तो वो डिसोसिएट हो रहा है एक हाइड्रोजन आयन में और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन में, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन देगा और एक वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं दोनों की जब कंसंट्रेशन बराबर है इनको हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है जी, और इन दोनों के प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल था, तो जब इनको सेपरेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो एक ही आ जाएगी इक्वल 10⁻⁻7 पे। वो कैसे बेटा, कि जब इनका हम अंडर रूट लेंगे KW का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें हैं ये, तो ये आ जाएगा जी
ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है ये आंसर आएगा इक्वल, अगर हम सिंपल कहें, देखो ये इसके बराबर है तो उसको मैं कह सकती हूँ, दोनों के मोल्स बराबर हैं तो मैं कह सकती हूँ स्क्वायर कर लेती हूँ उसको। क्यों? क्योंकि मतलब ये भी एक, जितना ये प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन आयन उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपस में इक्वल होगी कंसंट्रेशन इक्वल होने की वजह से मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि भाई हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास 2 आ रहे हैं और उन दोनों का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो मेरे पास इक्वल है जी 1 × 10⁻⁻14। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने क्या किया जी, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने ले लिया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, इसकी 14 है तो इसकी पावर आ जाएगी जी 10⁻⁻7, दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो एक आयन की कंसंट्रेशन जो है बेसिकली वो है 1 × 10⁻⁻7, मतलब इतनी ही कंसंट्रेशन है जी हाइड्रोजन की और इतनी ही कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये वैल्यू इतनी छोटी है नेगेटिव वाली, इसको हमने जो है वो सॉल्व करने के लिए यहाँ कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर है इसको हमने पॉजिटिव में लाना है, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि इसका हम ले लेते हैं नेगेटिव लॉगरिथम। 9th क्लास में मैथ्स में भी किया होगा आप लोग, नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं। लाइक ये जो PH होता है इसका मतलब क्या होता है, ये जो P है बेसिकली ये स्टैंड करता है नेगेटिव लॉगरिथम को। P का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम और आगे क्या लिखा हुआ है, H मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो PH कहलाएगा। सिमिलरली एक और टर्म होगी POH, तो OH हाइड्रोक्साइड आयन, P मतलब नेगेटिव लॉग, तो हम क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ये दो टर्म समझ आई हैं आप लोगों को कि जो PH है उसका मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन इन वाटर एंड POH स्टैंड फॉर द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, PH की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हम कहेंगे 10⁻7 के इक्वल। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास 107, ठीक, इसी तरह अगर इसकी बात करेंगे तो उसका भी नेगेटिव लॉग लेंगे हाइड्रोक्साइड आयन का, तो इसकी भी जो पावर आ जाएगी वो जो माइनस में थी वो आ जाएगी प्लस में। तो इस तरह हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को पॉजिटिव में लाने के लिए हमने क्या कर दिया जी, इनकी नेगेटिव लॉग ले लिया, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया, माइनस में था ना, तो इसकी जब हमने नेगेटिव लॉग लिया तो ये हमारे पास आ गया जी 7 में सिंपल, और इसी तरह जब ये माइनस में था इसको भी हमने किया तो हमारे पास दोनों की 7 वैल्यू आ गई। अब जो PH स्केल बनता है उसमें क्या होता है, उसमें वो हम देख लेते हैं किस तरह उसके अंदर एलिमेंट जो है नंबरिंग हुई हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अब ये देखें, अगर हम इन दोनों को सम करें PH प्लस POH, तो इसकी भी वैल्यू 7 है, इसकी भी वैल्यू 7 है, तो 7 + 7 हो जाएगा 14। तो हमारे पास जो PH स्केल का ओवरऑल पूरा जितना भी आएगा वैल्यू है 14, मतलब 0 से लेके 14 तक, जिसमें 0 से लेके 7 तक आएंगे एसिड की वैल्यू और 7 to 14 जो है वो आ जाएंगी बेस की वैल्यू। 7 जो होगा वो उसमें न्यूट्रल होगा। ये मैं अभी आके चार्ट आके बना के दिखाती हूँ आपको कि 0 से लेके 7 तक आओगे तो वो एसिडिक मीडियम में आएगा, 7 न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, 7 to 14 जो है वो बेसिक मीडियम आता है हमारे पास। और ये आपकी बुक में जो है वो उन्होंने करके बताया हुआ है कि किस तरह जो है ये बनते हैं। ठीक है, आपकी बुक में टेबल बड़ा सही से उन्होंने बना के दिखाया हुआ है कि एसिडिक मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम कौन सा है। जैसे आप देखो एक स्केल उन्होंने जो बनाया हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, इस तरह करते करते ये जा रहा है हमारे पास 14 तक। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें बेटा जो है 0 से लेके 6 तक ये एसिडिक मीडियम है, मतलब एसिड जितने भी हैं उनका जो पीएच स्केल है या उनकी पीएच वैल्यू जो है वो 6 तक रेंज है, 0 to 6। 7 हमारे पास जो होती है वो न्यूट्रल होती है, जैसा प्योर वाटर इज़ अ न्यूट्रल।
8 to 14 जो है ये बेसिक मीडियम हमारे पास आती है कि मतलब वो बेसिस की जो पीएच वैल्यू है वो रेंज करती है फ्रॉम 8 to 14। तो ये हमारे पास पीएच स्केल है, बड़ा कलरफुल आपकी बुक में दिखाया हुआ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आप लोगों को। 0 to 6 तक अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम है, 7 कंसिडर एज अ न्यूट्रल, 8 to 14 जो है ये बेसिक मीडियम हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और उन्होंने बात बताई हुई, अगर आप पीएच की बात करो तो जो 1 pH वाले हैं, मतलब जिसकी pH 1 है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2, एज़ कम्पेयर टू 3, एज़ कम्पेयर टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो जितनी pH कम होगी उस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आपकी बुक में बताया हुआ कि अगर pH 1 वाला है हमारे पास एसिड, तो उसके अंदर वाटर की जो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 2 से जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमिलरली 2 pH वाले की जो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, वो हमारे पास 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगी देन 3। ठीक है, मतलब जिसकी pH 3 है उसकी 100 टाइम्स जो है वो कम कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू 2 वाले की 10 टाइम्स कम कंसंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू pH 1। ठीक है, तो ये हमारे पास उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दे दिए। अब कंक्लूजन अगर निकाली जाए तो इसमें क्या कंक्लूड हम करते हैं कि आपको इस pH स्केल से क्या पता चलता है। pH स्केल से बेटा आपको सबसे पहले ये पता चलता है, कंक्लूजन अगर मैं इसकी देखूँ तो कंक्लूजन में सबसे पहले ये कि pH जो 7 होती है वो कंसिडर की जाती है फॉर न्यूट्रल स्पीशी। pH फ्रॉम 0 to 6 जो है वो कंसिडर की जाती है एसिडिक मीडियम। pH 8 to 14 कंसिडर की जाती है बेसिक मीडियम। ये बेसिकली हमारे पास कंक्लूजन्स हैं जो निकली हैं इसके अंदर। ठीक है जी। और जो टोटल रेंज है pH की कहाँ से है 0 to 14, तो टोटल जो रेंज हमारे पास pH की रेंज कर रही है फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन्स निकल आई हैं कि इस pH स्केल से आप लोग कैसे से पता, आपको क्या पता चलता है, इसमें ये पता चलता है जो pH 7 है वो न्यूट्रल है, 0 to 6 जो है वो एसिडिक है, एंड 8 to 14 जो है वो बेसिक है। अच्छा, अब यूजेस की तरफ आएंगे। यूजेस हमें pH स्केल से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उसका बेटा सबसे पहले ये है कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड आउट दी एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो चीज़ आपके पास है उसकी एसिडिक या बेसिक नेचर बता सकते हो बाय द हेल्प ऑफ pH स्केल। मेडिसिन्स बनानी है आपने या कल्चर करना है आपने, तो उसमें जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरी वो बात कर रहे हैं हमारे पास, अगर आपने कल्चर बनाना है, कल्चर बेसिकली क्या होता है, फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है आपने, उसे बेसिकली कल्चर कहते हैं। मतलब एक मीडियम के अंदर आपने बिल्कुल जो है ये पेट्रो डिश ले ली और उसके अंदर आप जो है वो एगर मीडियम डाल दिया, एगरोजल कह लो, उसके अंदर आपने अगर बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो बैक्टीरिया ही बेसिकली इसके अंदर ग्रो करवाओगे, तो वो कराएगा बैक्टीरियल कल्चर, कि मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो उस मीडियम को, बेसिकली उस चीज़ को हम कहेंगे कल्चर। कि माइक्रोबियल ग्रोथ अगर आपने करवानी है उसके लिए भी pH की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके एंजाइम जो हैं वो वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक pH पे, ऑप्टिमम pH पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें pH का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा जो माइक्रोब है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। और मेडिसिन वगैरह के पर्पज़ इसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन बनानी है तो बैक्टीरिया यूज़ करोगे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक pH आप उसको दोगे, उसके लिए pH स्केल यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप बहुत सारे और कामों के लिए, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन इधर वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इधर वो बॉडी के बाहर हो रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑप्टिमम pH रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए भी आपको जो है pH स्केल की मदद हो सकती है, कर सकते हो उसको यूज़। ठीक है जी। अब हम इधर बात करते हैं आगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में उन्होंने बेसिकली जो है वो 3 इंडिकेटर्स की बात की है। इंडिकेटर्स बेसिकली हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने 3 तरह के बताए हुए हैं। एक है लिटमस पेपर,
एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है फिनेफ्थलीन। दीज आर दी 3 मेजर इंडिकेटर्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है जी, जिसमें आप अगर बात करो इनकी रेंज देख लो, जिस तरह रेंज ऊपर मैंने पहले बनाई थी 0 to 14। ठीक है, 0 to 14। आप जो लिटमस पेपर है, पहले हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज की जो है 0 to 4 जो है ये रेड कलर शो कर रहा है, एंड 4 to 14 ऑनवर्ड जो है वो येलो कलर शो करता है। ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के कलर डिस्ट्रीब्यूशन है कह लो, या जिससे आपको पता चलता है वो जो कलर चेंज करेंगे हमें पता चल जाएगा। अगर येलो टोन में आ रहा है उसका कलर हम कह सकते हैं इट्स शिफ्टेड फ्रॉम एसिडिक टूवर्ड्स बेसिक मीडियम। अगर वो रेडिश टोन दे रहा है इट्स मीन कि वो एसिडिक मीडियम में शो कर रहा है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज की जो है 0 to 4 बात करें तो ये रेड कलर शो करता है, एंड 5 to 14 जो है ये हमारे पास येलो कलर शो करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर की 0 to 9 जो है ये हमारे पास रेड कलर शो कर रहा है। ठीक है, किसी बात करनी लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर 0 to जो है वो 0 to जो है वो 7, लिटमस पेपर 0 to जो है 7 रेड कलर शो करता है, एंड 7 to 14 जो है वो ब्लू कलर शो करता है। ये बिल्कुल पीएच स्केल जैसा ही है कि रेड कलर शो कर रहा है 7 तक, एंड 7 से ऑनवर्ड जो है वो ब्लू कलर शो कर रहा है। तो 0 to 7 जो है वो रेड कलर शो कर रहा है, 8 to 14 जो है वो ब्लू कलर शो कर रहा है। अब बात करते हैं फिनेफ्थलीन की, तो फिनेफ्थलीन 0 to 9 जो है ये हमारे पास जो है कलरलेस शो करता है। यहाँ पर इसका कोई कलर नहीं होता, ये अपना कलर चेंज नहीं करता। एंड 9 to 14 जो है ये हमारे पास रेड कलर शो करता है। तो ये कलर डिस्ट्रीब्यूशन है इन इंडिकेटर्स की। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया है तो अगर वो रेड कलर दे रहा है इट्स मीन वो एसिडिक मीडियम में दे रहा है, अगर वो जो है वो येलो कलर दे रहा है इट्स मीन वो टूवर्ड्स बेसिक मीडियम जो है वो शिफ्ट हो रहा है। लिटमस पेपर की बात करें तो 0 to 7 रेड कलर है, मीन एसिडिक है, एंड ऑनवर्ड से जो है वो ब्लू कलर है, B for बेस। फिनेफ्थलीन में 0 to 9 कलरलेस है, कलर नहीं शो करेगा, इट्स मीन जो है ये सारा हमारे पास शुरू के एसिडिक मीडियम जो होगा उसमें ये कलरलेस होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रेड कलर थोड़ा सा शो कर रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंडिकेटर्स थे जिसको हम यूज़ करके बता सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ यूज़ हो रही है या जो चीज़ हमने ली हुई है वो किस तरह है। ठीक है जी, उसकी नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं इसमें जो लास्ट हमारी जो 2 चीज़ें हैं, पीएच अगर फाइंड आउट करनी है किसी भी सॉल्यूशन की तो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपके पास क्या है 2 चीज़ें हैं। मतलब क्वेश्चन आपके पास आ जाए हाउ टू मेजर पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी आप कहोगे विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। पहला मेथड है जी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है जी, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज़ पीएच मीटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर हम बात करें बेटा, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, या सिंपल मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप पीएच स्केल से ही बात करते हो। बाय द हेल्प ऑफ पीएच स्केल यू कैन फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जिस तरह उन्होंने आपकी बुक में एक बनाया हुआ है, चार्ट सा बनाया हुआ है, उसमें डिफरेंट कलर शो किए हुए हैं। ठीक है, जो शुरू में बिल्कुल 0 से लेकर 7 तक हमारे पास आ रहे हैं उनकी रेडिश टोन है, सही डार्क रेड है, फिर लाइट रेड करते पिंक शेड में आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 के पास आ जाएगा तो थोड़ा जो है वो ग्रीनी शेड में आ जाएगा, और देन 14 तक जाएंगे तो पर्पलिश सा शेड आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा पर्पलिश या ब्लूइश शेड कह लो आप। तो ये बेसिकली से क्या पता चलता है, ये सारा रेड शेड जो दे रहा है ये एसिड्स दे रहे हैं, जो येलो कलर दे रहा है या ग्रीन कलर दे रहा है ये हमारे पास दे रहा है न्यूट्रल, जो हमने पीछे बात की पीएच स्केल की है वो है, और पर्पलिश शेड जितने भी हैं वो हमारे पास बेस देगा। तो ये बेसिकली पहला है यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच स्केल की वजह से हम फाइंड आउट करते हैं, की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, जो सोल्यूशन है लाइक हमारे पास बीकर है ये, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, पीएच स्केल के लिए हमने इसके अंदर जो है पीएच पेपर डाल दिया। वो जब इसके अंदर हम डालेंगे तो उससे क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो है वो छोटा सा पीस डालेंगे पेपर का इसके अंदर,
तो जो कलर आएगा उस पेपर पर, ठीक है, उस कलर को इस चार्ट के साथ हम मैच करेंगे। जब इस चार्ट के साथ हम मैच करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे वो मैच करेगा इट्स मीन उसकी नेचर वही है। अगर वो रेडिश शेड में आ रहा है तो वो एसिड्स हैं, अगर वो ब्लू शेड में, पर्पल शेड में आ रहा है वो बेस है, अगर वो ग्रीनी शेड में आ रहा है तो दैट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। हम चार्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं, मैच करेंगे इसको। ये था हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। सेकेंड हमारे पास जो है वो है जी पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बड़े लेवल्स पे। ये एक्यूरेट मेथड होता है क्योंकि इसमें डिजिटल ज़्यादातर जो है वो डिजिटल सिस्टम यूज़ किया जाता है, आपके पास डिजिट्स में आ जाती है। ये था सेकंड है द पीएच मीटर। ये कैलोपरेटस सा होता है, ठीक है, जिसके साथ एक नॉब लगी होती है, ठीक है। पीछे जो है हमारे पास एक एनालॉग फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब नीडल की फॉर्म में, और ऊपर जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं जिस तरह नॉर्मली हमारी क्लॉक्स होती हैं, वॉल क्लॉक्स होती हैं, ठीक है जी। या हमारे पास ये डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये जो नॉब प्रॉब बोलते हैं बेसिकली इसको, तो ये बेसिकली हमने उस सोल्यूशन के अंदर डिप करना है जिसके अंदर जो है हमने उसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रॉब बेसिकली उस सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। उस प्रॉब की मदद से क्या होगा, हमारे पास जाके यहाँ पे रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को हम चेक कर लेंगे और उसको फिर हम उस चार्ट से मैच करके हमारे पास पता चल जाएगी पीएच हमारी क्या आ रही है, ठीक है जी। ये था बहुत इजी से दो मेथड जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की पीएच। तो ये आपकी बुक में भी बहुत सही सी डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो पीएच मीटर जो है बहुत एक्यूरेट मेथड होता है इसको अगर हम यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो है हमें ये एग्जैक्ट रीडिंग दे देता है, जबकि इसमें हमारे पास थोड़ी बहुत जो है वो ह्यूमन एरर आ सकता है कि हो सकता है जो कलर हम देख रहे हैं या हमारी कोई कोताही की वजह से जो कलर आ रहा है वो सही ना आ रहा हो और वो मैच अप करें उसके साथ मैच ना हो पाए सही। हो सकता है वो दो कलर के साथ ज़्यादा मैच कर रहा हो तो आप किसी एक को भी कंसिडर करो उसमें से। तो इसमें ह्यूमन एरर का चांस, इसमें ह्यूमन एरर का चांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे देता है, इस वजह से ये एक्यूरेट मेथड है पीएच मीटर। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें थोड़े बहुत चांसेस होते हैं मिस्टेक के। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, ठीक है। पीएच स्केल में फिर उसकी आपने कंक्लूजन्स देखी, पीएच स्केल होता क्या है, उसे हमने इसकी एक निकाली कि उसकी वैल्यू क्या है, देन उसके यूजेस, देन इंडिकेटर्स क्या थे, फिर हमने मेजर कैसे करनी है पीएच। तो दो हमने मेथड्स पढ़ लिए। तो इसमें कोई बात पूछनी हुई तो पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।